विषय हिंदी, रीति भाषा, कक्षावार, गतिचार, अकेली कहानी के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लेखक परिचय प्राप्त करेंगे और इसके बाद प्रस्तुत जो कहानी है वो कहानी की संक्षिप्त रूपरेखा के बारे में या कहानी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्रस्तुत कहानी की जो लेखिका है वो मन्नू भंडारी है। उनका जन्म सन 1931 मध्य प्रदेश भागपुर नामक गांव में हुआ था और वह दिल्ली विश्वविद्यालय में अपना काफ़ी योगदान दिया गया है। उनका साहित्य काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। उपन्यास, कहानी, नाटक की अन्य साहित्य की जो विधाएं है उन्होंने अपना काम किया गया है। यहाँ पर उनके जो कहानी संग्रह है वो कहानी संग्रह को देखेंगे। मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यह सच है, एक फ्लैट सैलाब, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ आदि उनका प्रमुख कहानी संग्रह है। उनकी कहानियों में अनेक प्रकार की जो सामाजिक विषमताएं हैं उनका विवरण मिलते हैं और काफ़ी प्रसिद्ध जो कहानियां हैं वो मन्नू भंडारी की कहानियां हम देख सकते हैं। उपन्यासों के बारे में देखा जाए तो मन्नू भंडारी का जो उपन्यास है जिसमें आपका बंटी, स्वामी, महाभोज, कलावा आदि उनका उपन्यास है। और नाटकों के बारे में जानकारी प्राप्त किया जाए तो बिना दीवारों का घर उनका नाटक है। यानी हिंदी साहित्य में अपना योगदान उन्होंने दिया गया है। यहाँ पर एक प्रस्तुत जो अकेली जो कहानी है वो कहानी में एक महिला का मानव जीवन का जो व्यक्तित्व है उसे व्यक्त करने का प्रयास किया गया है। और दूसरी बात हमारे सामने आती है कि उनके जीवन में दुख और अकेलेपन का जो वर्णन है वो हमें उस कहानी में देखने को मिलता है। हम इस कहानी की जो संक्षिप्त रूपरेखा में देखेंगे कि उसमें क्या बताया गया है। बस संक्षिप्त कहानी को हम देखेंगे। अकेली कहानी में प्रमुख पात्र है वो सोमा बुआ है। सोमा बुआ इस कहानी की प्रमुख नायिका है और हरखू की माता है। हरखू उनका बेटा है और कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। तीसरा पात्र है रमा भाभी, उनके घर में किराए में रहती है। इसके बाद किशोरी लाल है जिसके घर पर प्रसंग है, उसी के घर पर वो कुछ काम करने के लिए जाती है। और सोमा बुआ का जो पति है, ये कहानी के पात्रों में हम देखते हैं। प्रस्तुत कहानी में सोमा बुआ बुढ़िया है, सोमा बुआ परित्यक्ता है, सोमा बुआ अकेली है। यानी सोमा बुआ के जीवन में जो आई हुई जो मुसीबतें हैं और अपने जीवन का जो एकांकीपन है उसका वर्णन प्रस्तुत कहानी में बताया गया है। सोमा बुआ का एक बेटा था जिसका नाम हरखू था। किसी कारणवश उसका निधन हो गया था और निधन हो जाने के बाद ही सोमा बुआ के जीवन पर दुख की आपत्ति आने लगी। इतना ही नहीं, सोमा बुआ का बेटा हरखू के मृत्यु हो जाने के बाद, निधन हो जाने के बाद ही उसका जो पिता है यानी हरखू का जो पिता है उसका इस संसार में अपना मन लगता नहीं है और अपने पुत्र के वियोग में अपना घर छोड़कर वो सन्यासी बन जाते हैं और हरिद्वार में अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने लगते हैं। 25 साल का समय बीत जाता है उसका और सोमा बुआ अकेली घर में रहती है। पूरी की पूरी जिम्मेदारी सोमा बुआ के सिर पर आ जाती है पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। सोमा बुआ का पति साल में एक आध महीने यानी 11 महीनों के बाद एक ही मास तक अपने घर पर आते हैं और सोमा बुआ के साथ रहते हैं। 25 साल या 20 साल के बाद जब वो अपने घर पर साथ में रहते हैं फिर भी उन दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति जो प्रेम का जो भाव है वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि
हरकू के जो पिता है वो अपने पुत्र वियोग से, संसार से उनका जो मन है वो रुठ गया है। सोमा बुआ को अच्छा नहीं लगता था, पर क्या करे। किंतु सोमा बुआ अपना पति जब अपने घर पर आते हैं तो किसी के घर पर आना जाना उनको अच्छा नहीं लगता था। इतना ही नहीं, सोमा बुआ अपनी परिस्थिति को पहुंचने के लिए वो किसी के घर पर कोई भी कार्यक्रम हो तो वो वहाँ पर पहुंच जाती है। किसी के घर पर शादी हो, छठी हो, मुंडन हो या कोई भी प्रवृत्ति का आयोजन किया जाता है, कोई भी प्रसंग का आयोजन किया जाता है तो वहाँ पर वो पहुँच जाती है और अपना ही काम समझकर वो दिलो जान से काम को पूरा करने लगती है। एक वक्त पर किशोरी लाल के घर पर अपने बेटे का मुंडन था। उस समय पर वो वहाँ पर जा रही थी। उसके घर पर परिवार काफ़ी बढ़िया था। इतना ही नहीं, उन घर पर बहू भी थी और उस घर पर संगीत की जो मुंडन के समय पर संगीत के साथ जो गाना गीत गाया जाता था तो वो वहाँ पर पहुँच जाती थी। तो वहाँ पर जाकर जहाँ पर खाने का जो रसोई बन रही थी वहाँ पर जाकर देखने लगी तो समोसा कच्चे थे। तो उन्होंने पट्टे पर जाकर कहा कि समोसा कच्चा है। गुलाब जामुन बहुत कम बनाया था तो वो कहने लगी कि एक ही पंगत में वो खत्म हो जाएंगे, गुलाब जामुन और बनाना है। और गुलाब जामुन बनवाने के लिए जो भी साधन सामग्री है वो देने का काम किया था। और जब प्रसंग खत्म हुआ तो किशोरी लाल को लगा कि अगर अम्मा तू नहीं होती तो मेरा आज जो पूरा काम है वो बिगड़ जाता था, यानी मेरी बिरादरी में मेरी बेइज्जती हो जाती थी। इसीलिए वो सोमा बुआ का बहुत ही आदर सत्कार करने लगा। साथ में वो सोमा बुआ भी कहने लगती है, किशोरी लाल से वो कहती है कि तो पराया नहीं है, अपना ही है। और ऐसी बातें करते करते उन्हें अपने बेटे की याद आ जाती है। जब घर पर जाती है तो उस समय पर उसका पति उसे कहते हैं कि बिना आमंत्रण से, बिना न्योते से तो किसी के घर पर क्यों जाया करती हो। वो उनको अच्छा नहीं लगता था। पर क्या कहूँ, राधा से कहती है, पर क्या कहूँ राधा, वो किशोरी लाल मेरे बेटे जैसा है और उनको देखकर मेरे अपने बेटे की याद आती है और अपना ही बेटा समझकर मैं काम करती हूँ। और ऐसी बातें करते करते वो रोने लगती है। उसकी आंखों में से आंसू छलकने पड़ते हैं। जब उसके पति के साथ जब ऐसी संघर्ष चलता है तो सोमा बुआ बहुत ही परेशान हो जाती है, आना जाना बंद हो जाता है और अपने अंगत लोगों के लिए न्योता या आमंत्रण की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा वो कहने लगती है। इतना ही नहीं, वो मानसिक रूप से तंग हो जाती है, परंतु वो किसी को बताती नहीं है। सोमा बुआ के पति ने सोमा बुआ को कुछ कहा था जिसके कारण वो बड़बड़ाती थी। उस समय पर राधा भाभी ऊपर से नीचे आती है और गीले पापड़ सूखने का काम करती है और माँ को देखकर कहने लगती है, सोमा बुआ क्या हुआ, कुछ कहा, तीर्थवासी ने कुछ कहा है। तो ऐसा वो कहते कहते वो सारी जो कहानी है वो कहानी बताती जाती है। और ये जब सुनकर रमा भाभी कहने लगती है कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक ही महीने तक रहने वाले हैं, फिर आप जा सकती है किसी के घर पर। किंतु यहाँ पर सोमा बुआ का जो पति है वो पति के साथ रहते हुए कहती है कि कई सालों से हरिद्वार में जाते हैं और समाज के साथ कोई लेन देन नहीं है, वो अकेले ही सेवा का लाभ उठाते हैं, किंतु मेरे बारे में कभी सोचते ही नहीं हैं। उनके बिना मैं कैसे जीवन व्यतीत करती हूँ, मेरे जीवन में किस प्रकार की विपत्ति आती है और मैं अकेले उसकी याद करते करते रोया करती हूँ, वो उनको कभी याद नहीं आता। वही बात वह सोमा बुआ भी कहने लगती है कि मेरे जीवन में दुख और संपत्ति, दुख की घड़ी देखने को मिलती है। अगर मेरा बेटा हरकू जिंदा होता तो मेरे जीवन में कभी कोई ऐसी परिस्थिति नहीं आती, ऐसा वो कहने लगती है। ठीक कुछ दिन पश्चात तो उनको समाचार मिलता है कि उनके देवर की जो लड़की है उसकी शादी की तैयारियां हो रही है, विवाह की तैयारियां हो रही है। तो उस समय पर अपने पड़ोसी वाले घर पर एक विधवा ननद है, वो वहाँ पर जाती है और
सोमा बुआ का लिस्ट में नाम देख कर आती है और सोमा बुआ उसके घर पर गई हुई है। तो यहाँ पर सारी बातें होती है और वो कहने लगती है कि बुआ तुम्हारा नाम उसमें लिखा हुआ है। तो वो सोमा बुआ यकीन करने के लिए कहती है, क्या तू सच कह रही है, वाकई में मेरा नाम लिस्ट में लिखा हुआ है। तो वो आनंद विभोर हो जाती है और अपने घर पर पहुंच जाती है। घर पर पहुंच जाने के बाद ही वो सोचने लगती है कि मेरे देवर जब जिंदा थे तब तो हम साथ में रहते थे, किंतु उसके मृत्यु हुए आज 25 साल हो चुके हैं और उसके मर जाने के बाद या निधन हो जाने के बाद ही उन्होंने हमारे साथ रिश्ता तोड़ दिया है। क्या वाकई में रिश्ता तोड़ दिया गया है और हमारे साथ नया रिश्ता हो सकता है? क्या हमें उनके घर पर न्योते में बुलाएगी? ऐसा वो मन ही मन वो सोचने लगती है और बीच में ये भी कह देती है कि आखिर तो हम एक ही परिवार वाले हैं, हमें न्योता क्यों नहीं मिलेगा, ऐसा वो कहने लगती है। उस समय पर उसके पति है जो तिरस्वती वो सारी बातें एक ही तरह से सुना करते हैं और कुछ कहने जा रहे हैं और वो सारा जो दृश्य है वो सोमा बुआ जो भी कह रही है वो सारी बातें वो सुनते जाते हैं और वो कह देते बिना न्योता से हम उनके घर पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह बात यहाँ बताई गई है। सोमा बुआ सोचती है कि भगीरथ भाई के घर पर उनके देवर की जो लड़की है उसका विवाह किया गया है। वो धनी संपन्न परिवार वाले लोग हैं और मुझे समधीन होकर वहाँ पर जाना है। तो मुझे भी कुछ अच्छी जो वस्तु है वो लड़की को देनी चाहिए, ऐसा वो सोचती है। और वो घर में जाकर कपड़े का जो बेचा जो कठरिया है उसे आगे पीछे करती है और उसमें से एक बॉक्स निकलता है और बॉक्स में ताला लगाया गया है। वो ताला खोल कर देखती है तो उसमें एक चांदी की अंगूठी है और 7 रुपये उसमें से निकलते हैं। जो चांदी की जो अंगूठी है वो अपने बेटे हरखू के जन्म समय पर उसे दिया गया था। केवल उनके बेटे की एकमात्र निशानी थी। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में सोमा बुआ ने इस जो अंगीठी है उसे नहीं बेचा था। किंतु आज अपने परिवार में जब प्रसंग आया है तो वो परिवार के प्रसंग में ही ये जो बची खुशी जो वस्तु है वो राधा भाभी को देती है और राधा भाभी से देकर 5 रुपये उसमें से निकाल लेती है। 2 रुपये उसे बच कर फिर से पक्ष जो है बंद कर देती है और राधा भाभी से वो कहने लगती है कि मैं आपको जो चांदी की जो अंगूठी है उसे ले जाओ और उसे आपको जो अच्छा लगे वो लेकर आना। आजकल का ज़माना फैशन वाला है, उनको क्या अच्छा लगे वो मुझे मालूम नहीं है, इसीलिए आपको जिस प्रकार उचित लगे उसी प्रकार से करना। विवाह का समय बहुत कम है, अब नई चांदी जवेरात की जो वस्तु बनाना मुश्किल है, इसलिए आपको जो योग्य लगे वो लेकर आना। वो राधा भाभी भी कहती है कि आप कहो उसी प्रकार मैं लेकर आती हूँ। तो उस समय पर वो कहती है कि मुझे मेरी समझ में नहीं आता कि मैं कौन सी वस्तु दूँ। तो यहाँ पर जो उससे यानी कि चांदी के जो अंगीठी है उससे जो मिले वो लेकर आना। राधा भाभी बाजार में जाती है और वहाँ से एक चांदी की सिंदूरदानी लेकर आती है, एक साड़ी, एक ब्लाउज और चांदी की सिंदूरदानी लेकर आती है और अम्मा को हाथ में दे देती है। अम्मा के हाथ में जब आती है तो वो आनंद विभोर हो जाती है। अपने पुत्र के जो एकमात्र निशानी थी वो निशानी उसे बेच दी, उसी का रंज मात्र भी यहाँ पर दुख नहीं होता है, ऐसा हमें देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, वो ले जाने के बाद एक अच्छी थाली सजाती है और उसमें सिंदूरदानी, साड़ी और एक ब्लाउज का जो टुकड़ा है, नारियल है, वो रख देती है और थाली को बराबर सजाती है। जहाँ पर अपना मान और सम्मान है वो अच्छी तरह से रहे, यही बात सोमा बुआ यहाँ पर करती हुई दिखाई देती है। इतना ही नहीं, सोमा बुआ अपने हाथों की ओर देखती है तो कोई जवेरात नहीं है और जवेरात न होने के कारण वो दुख का एहसास नहीं कर सकते थे। किंतु उन्होंने सोचा कि उनमें से 1 रुपया लेकर बनी के पास पहुंच जाती है और वहां पर हरे और पीले रंग की जो चूड़िया है वो खरीद लेती है और अपने हाथों में पहन
लाल और हरे रंग की चूड़ियाँ अपने हाथों में पहन रखी थी और पीले सफ़ेद रंग की जो साड़ी है वो साड़ी को देखकर उसे ऐसा लगा कि क्या ऐसे विवाह के प्रसंग में क्या वो अच्छी लगेगी। और मन ही मन वो सोच रही है कि नहीं। उसी प्रकार वो बनिए के पास जाकर वो पीले रंग लेकर आती है और साड़ी का रंगने का प्रयास करती है। पहली बार जो साड़ी रंगने थे तो वो अच्छी तरह से साड़ी में जो रंग है वो दिखता नहीं है, तो वो राधा भाभी के पास पहुंच जाती है और राधा भाभी उसे समझाती है और फिर से जो साड़ी है वो पीले रंग से रंगी जाती है और अच्छी जो चमक है वह चमक साड़ी में दिखाई देती है। और शाम दूसरे दिन सुबह में 9 बजे तक अपना घर का पूरा काम कर देती है और अपने देवर के घर पर जाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो रही है। सब विवाह का समय एकदम नजदीक आ चुका है, फिर भी उसे न्योता नहीं मिला है। अब तक हम सोमा बुआ वो राह देखती है कि मुझे अवश्य ही न्योता मिलेगा। भूल गए होंगे या एक आध घंटे पहले भी मुझे मिल सकता है, ऐसा वो कहने लगती है। उनके पति है वो कहने लगते हैं कि बिना न्योता से हमें यहाँ पर जाना नहीं है। वो सीधे ही छत पर पहुँच जाती है और वहाँ पर जाकर वो किसी व्यक्ति अपने घर पर न्योता देने के लिए आए उसका इंतज़ार करने लगती है। और इंतज़ार करते करते 3 बज चुकते हैं। उस समय पर राधा भाभी ने सोमा बुआ को छत के ऊपर के भाग पर देखा और कहने लगी, अब तक बुआ अब तक अपने देवर के लड़की का जो विवाह है वहाँ पर नहीं पहुँची। तो वे कहने लगती है कि मुहूर्त 5 बजे है, मैं 4 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाऊँगी, ऐसा कहती है। फिर वो वहाँ पर खड़ी रह जाती है और शाम के 7 बज जाते हैं। समय बीत जाता है, मुहूर्त बीत जाता है पर उनके घर पर कोई न्योता देने के लिए आता नहीं है। फिर से राधा भाभी ने सोमा बुआ को देखा और कहने लगी, शरद का समय था पर सोमा बुआ को देखकर कहने लगी, क्या बुआ खाना नहीं बनाना है? 7 बज चुके हैं। क्या कहा? 7 बज चुके हैं। वो धीरे से नीचे आ जाती है और अपने जो देवर के लड़की के लिए जो सारी तैयारियां कर रखी है वो वस्तु है वह धीरे से उनकी जगह पर उनके स्थान पर रख देती है और उनके मुख पर जो हर्ष था वो हमें देखने को नहीं मिलता। दुखी हो जाती है और वो अंगीठी जलाकर 2 व्यक्ति का खाना बनाना है ऐसा वो कहती है और अंगीठी जलाने का काम करती है। यानी कि इस जो कहानी है वो कहानी में सोमा बुआ के जीवन में जो अकेलेपन है वो अकेलेपन और दुख का जो एहसास है वो हमें उसकी कहानी में देखने को मिलता है। सोमा बुआ का जो चरित्र है वो एक आदर्श चरित्र के रूप में हमारे सामने आता हुआ दिखाई देता है। चाहे उनके मन पर किसी के प्रति कोई संदेह हमें देखने को नहीं मिलता। किसी के घर पर काम हो वो तुरंत बिना बुलाए भी पहुंच जाती है और अपना कार्य करती है। इसी का आधार पर कह सकते हैं कि सोमा बुआ का जो चरित्र है वो इस कहानी का श्रेष्ठ चरित्र है। एक महिला की दुख और वेदना की जो कहानी है और उनके जीवन में जो एकांकीपन है, अकेलेपन का जो अनुभव है वो इस कहानी में किया गया है।